प्रारंभिक विभिन्न क्षेत्रों से हमें उन आर्थिक स्थितियों को चित्रित करने की उपेक्षा करने के लिए फटकार लगाई गई है जो वर्गों और राष्ट्रों के बीच वर्तमान संघर्षों का भौतिक आधार बनती हैं। निर्धारित उद्देश्य के साथ हमने अब तक इन स्थितियों पर केवल तभी चर्चा की है जब उन्होंने खुद को राजनीतिक संघर्षों की सतह पर मजबूर किया है। बाकी सब चीज़ों से परे, हमारे अपने समय के इतिहास में वर्ग संघर्ष के विकास का अनुसरण करना और वास्तविक और दैनिक नवनिर्मित ऐतिहासिक सामग्री द्वारा अनुभवजन्य रूप से यह साबित करना आवश्यक था कि श्रमिक वर्ग की अधीनता के साथ ये पूरा हुआ। फरवरी और मार्च 1848 के दिनों में उस वर्ग के विरोधियों फ्रांस में बुर्जुआ रिपब्लिकन और बुर्जुआ और किसान वर्ग जो पूरे यूरोप महाद्वीप में सामंती निरपेक्षता से लड़ रहे थे पर एक साथ विजय प्राप्त की गई। फ्रांस में उदारवादी गणतंत्र की जीत उसी समय उन राष्ट्रों के पतन की ध्वनि थी जिन्होंने स्वतंत्रता के वीरतापूर्ण युद्धों के साथ फरवरी क्रांति का जवाब दिया था, और अंत में क्रांतिकारी मजदूरों पर जीत से यूरोप अपनी पुरानी दोहरी गुलामी, अंग्रेजी रूसी गुलामी में वापस आ गया। पेरिस में जून का संघर्ष, वियना का पतन, नवंबर 1848 में बर्लिन में दुखद कॉमेडी, पोलैंड, इटली और हंगरी के हताश प्रयास, आयरलैंड की भूखमरी के कारण समर्पण, ये मुख्य घटनाएं थीं जिनमें यूरोपीय वर्ग संघर्ष हुआ पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच का सारांश दिया गया था, और जिससे हमने साबित किया कि प्रत्येक क्रांतिकारी विद्रोह, चाहे उसका उद्देश्य वर्ग संघर्ष से कितना भी दूर क्यों न हो, तब तक अवश्य विफल होना चाहिए जब तक कि क्रांतिकारी श्रमिक वर्ग जीत न ले। जब तक कि सर्वहारा क्रांति और सामंतवादी प्रतिक्रांति विश्वव्यापी युद्ध में एक दूसरे के खिलाफ न खड़े हो जाएं, तब तक प्रत्येक सामाजिक सुधार को एक स्वप्नलोक ही रहना चाहिए। हमारी प्रस्तुति में वास्तविकता की तरह बेल्जियम और स्विट्जरलैंड महान ऐतिहासिक झांकी में दुखद व्यंग्यात्मक शैली के चित्र थे। एक बुर्जुआ राजतंत्र का आदर्श राज्य, दूसरा बुर्जुआ गणतंत्र का आदर्श राज्य। ये दोनों ही राज्य यूरोपीय क्रांति की तरह ही वर्ग संघर्ष से भी मुक्त होने की चापलूसी करते हैं। लेकिन अब जब हमारे पाठकों ने वर्ष 1848 के वर्ग संघर्ष को विशाल राजनीतिक अनुपात में विकसित होते देखा है, तो अब उन आर्थिक स्थितियों की अधिक बारीकी से जांच करने का समय आ गया है जिन पर पूंजीपति वर्ग और उसके वर्ग शासन के अस्तित्व की नींव रखी गई है, साथ ही मजदूरों की गुलामी। हम इस विषय को 3 बड़े प्रभागों में प्रस्तुत करेंगे। 1. मजदूरी श्रम का पूंजी से संबंध, मजदूर की गुलामी, पूंजीपति का शासन। 2. वर्तमान व्यवस्था के तहत मध्यम वर्गों, पेटी बुर्जुआ और तथाकथित कॉमन्स किसानों का अपरिहार्य विनाश। 3. विश्व बाजार के तानाशाह इंग्लैंड द्वारा विभिन्न यूरोपीय देशों के बुर्जुआ वर्गों की वाणिज्यिक अधीनता और शोषण। हम इसे यथासंभव सरल और लोकप्रिय रूप से चित्रित करने का प्रयास करेंगे और राजनीतिक अर्थव्यवस्था की सबसे प्रारंभिक धारणाओं के ज्ञान की भी कल्पना नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि कार्यकर्ता हमें समझें। और इसके अलावा जर्मनी में सबसे सरल आर्थिक संबंधों के संबंध में विचारों की सबसे उल्लेखनीय अज्ञानता और भ्रम व्याप्त है। मौजूदा परिस्थितियों के पेटेंट रक्षकों से लेकर समाजवादी चमत्कार श्रमिकों और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक प्रतिभाओं तक, जिसमें जर्मनी विभाजित है, 2 प्रिंसलिंग्स से भी अधिक अमीर। इसलिए हम पहली समस्या पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वेतन क्या हैं? वे कैसे निर्धारित किए जाते हैं? यदि कई कामगारों से पूछा जाए, आपको कितना वेतन मिलता है, तो कोई उत्तर देगा, मुझे प्रतिदिन 2 शिलिंग मिलते हैं, इत्यादि। उद्योग की विभिन्न शाखाओं के अनुसार जिसमें वे कार्यरत हैं, वे एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए अपने संबंधित नियोक्ताओं से प्राप्त होने वाली विभिन्न धनराशि का उल्लेख करेंगे। उदाहरण के लिए, एक गज लिनेन की बुनाई के लिए या एक प्रकार का पृष्ठ सेट करने के लिए। उनके बयानों की विविधता के बावजूद वे सभी एक बिंदु पर सहमत होंगे। मजदूरी वह धनराशि है जो पूंजीपति एक निश्चित अवधि के काम के लिए या एक निश्चित मात्रा में काम के लिए भुगतान करता है। नतीजतन ऐसा प्रतीत होता है कि पूंजीपति पैसे से उनका श्रम खरीदता है और पैसे के लिए वे उसे अपना श्रम बेचते हैं। लेकिन ये महज एक भ्रम है। वे वास्तव में पैसे के लिए पूंजीपति को जो बेचते हैं वह उनकी श्रम शक्ति है। इस श्रम शक्ति को पूंजीपति एक दिन, एक सप्ताह, एक महीने आदि के लिए खरीदता है और इसे खरीदने के बाद वह श्रमिक को निर्धारित समय के दौरान श्रम कराकर इसका उपयोग करता है। पूंजीपति ने जितने पैसे से उनकी श्रम शक्ति खरीदी है, उतने पैसे से वह एक निश्चित मात्रा में चीनी या कोई अन्य वस्तु खरीद सकता था। जिन 2 शिलिंग से उसने 20 पाउंड चीनी खरीदी, वही 20 पाउंड चीनी की कीमत है। जिन 2 शिलिंग से उसने 12 घंटे की श्रम शक्ति खरीदी, वह 12 घंटे के श्रम की कीमत है। तो फिर श्रम शक्ति एक वस्तु है, चीनी से न अधिक न कम। पहला घड़ी से मापा जाता है, दूसरा तराजू से।
उनकी वस्तु, श्रम शक्ति, श्रमिक पूंजीपति की वस्तु के बदले पैसे के बदले विनिमय करते हैं, और इसके अलावा यह विनिमय एक निश्चित अनुपात में होता है। इतने लंबे समय तक श्रम शक्ति के उपयोग के लिए इतना पैसा। 12 घंटे की बुनाई के लिए 2 शिलिंग। और ये 2 शिलिंग, क्या वे अन्य सभी वस्तुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं जिन्हें मैं 2 शिलिंग में खरीद सकता हूँ? इसलिए वास्तव में श्रमिक ने अपनी वस्तु, श्रम शक्ति, सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए और इसके अलावा एक निश्चित अनुपात में विनिमय किया है। पूंजीपति ने उसे 2 शिलिंग देकर उसके दिन भर के काम के बदले में इतना मांस, इतने कपड़े, इतनी लकड़ी, रोशनी आदि दी है। इसलिए 2 शिलिंग उस संबंध को व्यक्त करते हैं जिसमें श्रम शक्ति का अन्य वस्तुओं के लिए आदान प्रदान किया जाता है। श्रम शक्ति का विनिमय मूल्य। किसी वस्तु का मुद्रा के रूप में अनुमानित विनिमय मूल्य उसकी कीमत कहलाता है। इसलिए मजदूरी केवल श्रम शक्ति की कीमत का एक विशेष नाम है, और आमतौर पर इसे श्रम की कीमत कहा जाता है। यह इस अनोखी वस्तु की कीमत का विशेष नाम है, जिसका मानव मांस और रक्त के अलावा कोई अन्य भंडार नहीं है। हम किसी भी कार्यकर्ता को ले लें, उदाहरण के लिए एक बुनकर। पूंजीपति उसे करघा और सूत मुहैया कराता है। बुनकर खुद को काम में लगाता है और सूत कपड़े में बदल जाता है। उदाहरण के लिए, पूंजीपति कपड़े पर कब्जा कर लेता है और उसे 20 शिलिंग में बेचता है। अब क्या बुनकर की मजदूरी कपड़े का 20 शिलिंग का काम के उत्पाद का हिस्सा है? किसी भी तरह से नहीं। कपड़ा बिकने से बहुत पहले, शायद पूरी तरह से बुने जाने से बहुत पहले, बुनकर को उसकी मजदूरी मिल जाती है। तब पूंजीपति अपनी मजदूरी का भुगतान उस पैसे से नहीं करता है जो वह कपड़े से प्राप्त करेगा, बल्कि पहले से ही हाथ में मौजूद पैसे से करता है। जिस तरह करघा और सूत बुनकर के उत्पाद होते हैं जिन्हें नियोक्ता द्वारा उन्हें आपूर्ति की जाती है, उतनी ही कम वस्तुएं होती हैं जो वह अपनी वस्तु, श्रम शक्ति, अपने उत्पाद के बदले में प्राप्त करता है। ये संभव है कि नियोक्ता को कपड़े के लिए कोई खरीदार ही नहीं मिला। संभव है कि इसकी बिक्री से उन्हें मजदूरी की रकम भी नहीं मिली हो। संभव है कि वह इसे बुनकर की मजदूरी के अनुपात में बहुत मुनाफे में बेचता हो। लेकिन इन सब का बुनकर से कोई लेना देना नहीं है। पूंजीपति अपनी मौजूदा संपत्ति के एक हिस्से से, अपनी पूंजी के एक हिस्से से बुनकर की श्रम शक्ति को ठीक उसी तरह से खरीदता है जैसे अपनी संपत्ति के दूसरे हिस्से से उसने कच्चा माल, सूत और बुनकर के उपकरण खरीदे हैं। श्रम करघा। उसके बाद ये खरीदारी हो जाती है और उनमें कपड़े के उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम शक्ति भी शामिल होती है, जिसे वह केवल अपने कच्चे माल और श्रम के उपकरणों के साथ तैयार करता है। हमारे अच्छे बुनकर के लिए भी श्रम के उपकरणों में से एक है, और इस संबंध में करघे के बराबर होने के कारण उसके पास उत्पाद या उत्पाद की कीमत में से अधिक कोई हिस्सेदारी नहीं है। करघा ही है। इसलिए मजदूरी स्वयं द्वारा उत्पादित वस्तुओं में श्रमिक का हिस्सा नहीं है। मजदूरी पहले से मौजूद वस्तुओं का वह हिस्सा है जिससे पूंजीपति एक निश्चित मात्रा में उत्पादक श्रम शक्ति खरीदता है। नतीजतन, श्रम शक्ति एक वस्तु है जिसे उसका मालिक, वेतनभोगी पूंजीपति को बेचता है। वह इसे क्यों बेचता है? ये जीने के लिए है। लेकिन श्रम शक्ति को कार्य में लगाना अर्थात कार्य श्रमिक के स्वयं के जीवन की सक्रिय अभिव्यक्ति है। और यह जीवन गतिविधि वह जीवन के आवश्यक साधन सुरक्षित करने के लिए दूसरे व्यक्ति को बेचता है। अतः उसका जीवन कार्य उसके अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने का एक साधन मात्र है। वह काम करता है ताकि जीवित रह सके। वह श्रम को ही अपने जीवन का अंग नहीं मानता, बल्कि यह उनके जीवन का बलिदान है। यह एक वस्तु है जिसे उसने दूसरे को नीलाम कर दिया है। इसलिए उसकी गतिविधि का उत्पाद उसकी गतिविधि का उद्देश्य नहीं है। वह अपने लिए जो पैदा करता है वह रेशम नहीं है जिसे वह बुनता है, नहीं वह सोना है जिसे वह खनन शाफ्ट से खींचता है, नहीं वह महल है जिसे वह बनाता है। वह अपने लिए जो पैदा करता है वह मजदूरी है, और रेशम, सोना और महल उसके लिए एक निश्चित मात्रा में जीवन की आवश्यक वस्तुओं में बदल दिए गए, शायद एक सूती जैकेट में, तांबे के सिक्कों में और एक तहखाने के आवास में। और वह मजदूर जो 12 घंटे तक बुनाई करता है, काटता है, बोर करता है, मोड़ता है, बनाता है, फावड़ा चलाता है, पत्थर तोड़ता है, खुरपी उठाता है इत्यादि, क्या ये 12 घंटे की बुनाई, कताई, बोरिंग, मोड़ना, निर्माण करना, फावड़ा चलाना, पत्थर है तोड़ना उनके द्वारा जीवन की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है? जीवन के रूप में बिल्कुल ही विपरीत। उसके लिए जीवन वहीं से शुरू होता है जहां ये गतिविधि समाप्त होती है, मेज पर, शराबखाने में, बिस्तर पर। दूसरी ओर 12 घंटे के काम का उसके लिए बुनाई, कताई, उबाव इत्यादि के रूप में कोई अर्थ नहीं है, बल्कि केवल कमाई के रूप में है, जो उसे एक मेज पर बैठने, शराबखाने में अपनी सीट लेने में सक्षम बनाता है। और एक बिस्तर पर लेट जाओ।
यदि कताई में रेशम के कीड़े का उद्देश्य कैटरपिलर के रूप में अपने अस्तित्व को लंबा खींचना होता, तो यह मजदूरी करने वाले का एक आदर्श उदाहरण होता। श्रम शक्ति सदैव एक वस्तु नहीं थी। श्रम सदैव दिहाड़ी श्रम अर्थात स्वतंत्र श्रम नहीं था। दास ने अपनी श्रम शक्ति दास मालिक को नहीं बेची, जैसे बैल किसान को अपना श्रम बेचता है। दास को उसकी श्रम शक्ति सहित उसके मालिक को हमेशा के लिए बेच दिया गया। वह एक ऐसी वस्तु है जो एक मालिक के हाथ से दूसरे के हाथ में जा सकती है। वह स्वयं एक वस्तु है, लेकिन उसकी श्रम शक्ति उसकी वस्तु नहीं है। दास अपनी श्रम शक्ति का केवल एक भाग ही बेचता है। ये वह नहीं है जो जमीन के मालिक से मजदूरी लेता है, बल्कि भूमि का मालिक ही उससे श्रद्धांजलि प्राप्त करता है। दास भूमि का है और वह भूमि के स्वामी के लिए अपना फल लाता है। दूसरी ओर स्वतंत्र मजदूर अपना अस्तित्व बेचता है, और वह भी अंशों में। वह अपने जीवन के 8, 10, 12, 15 घंटे एक दिन की तरह अगले दिन सबसे अधिक बोली लगाने वाले को, कच्चे माल, औजारों और जीवन के साधनों के मालिक को यानी पूंजीपति को नीलाम करता है। मजदूर न तो मालिक का होता है और न ही मिट्टी का, बल्कि उसके दैनिक जीवन के 8, 10, 12, 15 घंटे उसके होते हैं जो उन्हें खरीदता है। श्रमिक पूंजीपति को, जिसके हाथ उसने खुद को बेचा है, जितनी बार चाहे छोड़ देता है, और पूंजीपति जब भी उसे उचित लगता है उसे छुट्टी दे देता है, जैसे ही उसे कोई उपयोग नहीं मिलता है या अपेक्षित उपयोग नहीं मिलता है। लेकिन श्रमिक, जिसकी आय का एकमात्र स्रोत उसकी श्रम शक्ति की बिक्री है, खरीदारों के पूरे वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग को नहीं छोड़ सकता जब तक कि वह अपना अस्तित्व नहीं छोड़ देता। वह इस या उस पूंजीपति का नहीं, बल्कि पूंजीपति वर्ग का है, और यह उसका काम है कि वह अपने आदमी को ढूंढे, यानी इस पूंजीपति वर्ग में एक खरीदार ढूंढे। पूंजी और मजदूरी श्रम के संबंध पर अधिक बारीकी से विचार करने से पहले हम उन सबसे सामान्य स्थितियों को संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे जो मजदूरी के निर्धारण में विचार में आती हैं। मजदूरी, जैसा कि हमने देखा है, एक निश्चित वस्तु, श्रम शक्ति की कीमत है। इसलिए मजदूरी उन्हीं कानूनों द्वारा निर्धारित की जाती है जो हर दूसरी वस्तु की कीमत निर्धारित करते हैं। तो फिर सवाल यह है कि किसी वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित की जाती है? किसी वस्तु की कीमत किससे निर्धारित होती है? खरीदारों और विक्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा से, मांग से आपूर्ति के संबंध से, कॉल से प्रस्ताव तक के संबंध से। प्रतिस्पर्धा जिसके द्वारा किसी वस्तु की कीमत निर्धारित की जाती है वह 3 गुना होती है। एक ही वस्तु विभिन्न विक्रेताओं द्वारा बिक्री के लिए पेश की जाती है। जो कोई भी समान गुणवत्ता की वस्तुएं सबसे सस्ते में बेचता है, वह निश्चित रूप से अन्य विक्रेताओं को मैदान से बाहर कर देगा और अपने लिए सबसे बड़ा बाजार सुरक्षित कर लेगा। इसलिए विक्रेता बिक्री के लिए, बाजार के लिए आपस में लड़ते हैं। उनमें से हर एक बेचना चाहता है और जितना संभव हो उतना बेचना चाहता है, और यदि संभव हो तो अन्य सभी विक्रेताओं को छोड़कर अकेले बेचना चाहता है। प्रत्येक एक दूसरे से सस्ता बिकता है। इस प्रकार विक्रेताओं के बीच एक प्रतिस्पर्धा होती है जो उनके द्वारा पेश की जाने वाली वस्तुओं की कीमत को कम कर देती है। लेकिन खरीदारों के बीच प्रतिस्पर्धा भी है, इसके कारण प्रस्तावित वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है। अंत में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। वे जितना संभव हो उतना सस्ते में खरीदना चाहते हैं, जबकि वे जितना संभव हो उतना महंगा बेचना चाहते हैं। खरीदारों और विक्रेताओं के बीच इस प्रतिस्पर्धा का परिणाम प्रतियोगियों के 2 उपर्युक्त शिविरों के बीच संबंधों पर निर्भर करेगा, यानी विक्रेताओं की सेना में प्रतिस्पर्धा मजबूत है या नहीं। उद्योग 2 महान सेनाओं को एक दूसरे के खिलाफ मैदान में ले जाता है, और इनमें से प्रत्येक फिर से अपने स्वयं के सैनिकों के बीच लड़ाई में लगा हुआ है। जिस सेना के सैनिकों के बीच लड़ाई कम होती है, वह विरोधी सेना पर विजय प्राप्त करती है। मान लीजिए कि बाजार में कपास की 100 गांठें हैं और साथ ही 1000 गांठ कपास के खरीदार हैं। इस मामले में मांग आपूर्ति से 10 गुना अधिक है। तब खरीदारों के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत मजबूत होगी। उनमें से प्रत्येक, यदि संभव हो तो, पूरी 100 गांठों में से एक गांठ पाने का प्रयास करता है। यह उदाहरण कोई मनमाना अनुमान नहीं है। वाणिज्य के इतिहास में हमने कपास की कमी के दौर का अनुभव किया है, जब कुछ पूंजीपतियों ने एकजुट होकर 100 गांठें नहीं, बल्कि दुनिया की पूरी कपास आपूर्ति खरीदने की कोशिश की थी। दिए गए मामले में एक खरीदार कपास की गांठों के लिए अपेक्षाकृत अधिक कीमत की पेशकश करके दूसरों को खेत से भगाना चाहता है। कपास विक्रेता, जो दुश्मन की सेना को अपने बीच सबसे हिंसक विवाद में समझते हैं और इसलिए अपनी पूरी 100 गांठों की बिक्री को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं, कपास की कीमत को कम करने के लिए एक दूसरे के बाल खींचने से सावधान रहेंगे। ठीक उसी क्षण जब उनके प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए दौड़ लगाते हैं,
तो अचानक विक्रेताओं की सेना में शांति छा जाती है। वे एक आदमी की तरह खरीदारों के विरोध में खड़े हो जाते हैं, दार्शनिक संतुष्टि में अपनी बाहें मोड़ लेते हैं और उनके दावों की कोई सीमा नहीं होती, यहाँ तक कि सबसे महत्वहीन खरीदारों की पेशकश की भी कोई निश्चित सीमा नहीं होती। यदि फिर किसी वस्तु की आपूर्ति उसकी मांग से कम है, तो विक्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत कम है, या उनके बीच बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती है। जिस अनुपात में ये प्रतिस्पर्धा घटती है, उसी अनुपात में खरीदारों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। परिणाम, वस्तुओं की कीमतों में कमोबेश उल्लेखनीय वृद्धि। ये सर्वविदित है कि विपरीत स्थिति विपरीत परिणाम के साथ अक्सर घटित होती है। मांग की तुलना में आपूर्ति की अत्यधिक अधिकता, विक्रेताओं के बीच अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और खरीदारों की कमी, हास्यास्पद रूप से कम कीमतों पर वस्तुओं की जबरन बिक्री। लेकिन वृद्धि क्या है और कीमतों में गिरावट क्या है? क्या ऊंची और क्या कम कीमत? जब सूक्ष्मदर्शी से जांच की जाती है तो रेत का एक कण ऊंचा होता है और पहाड़ की तुलना में एक मीनार नीची होती है। और यदि कीमत आपूर्ति और मांग के संबंध से निर्धारित होती है, तो आपूर्ति और मांग का संबंध किससे निर्धारित होता है? आइए हम सबसे पहले मिलने वाले योग्य नागरिक की ओर मुड़ें। वह एक क्षण भी नहीं हिचकिचाएगा, बल्कि सिकंदर महान की तरह अपनी गुणन सारणी से इस आध्यात्मिक गांठ को काट देगा। वह हमसे कहेगा, यदि मेरे द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में मेरी लागत 100 पाउंड है और इन वस्तुओं की बिक्री से मैं 110 पाउंड कमाता हूं वर्ष के भीतर, आप समझते हैं, यह एक ईमानदार, ठोस, उचित लाभ है। लेकिन अगर बदले में मुझे 120 या 130 पाउंड मिलते हैं तो यह अधिक लाभ है, और अगर मुझे 200 पाउंड मिलते हैं तो यह एक असाधारण और बहुत बड़ा लाभ होगा। तो फिर वह क्या है जो इस नागरिक को उसके लाभ का मानक बनाता है? उसकी वस्तुओं के उत्पादन की लागत। यदि इन वस्तुओं के बदले में उसे अन्य वस्तुओं की मात्रा मिलती है जिनके उत्पादन की लागत कम है, तो उसे नुकसान हुआ है। यदि उसे अपने माल के बदले में अन्य माल की मात्रा मिलती है जिसके उत्पादन की लागत अधिक है, तो उसे लाभ हुआ है। और वह लाभ के घटने या बढ़ने की गणना उस डिग्री के अनुसार करता है जिस पर उसके माल का विनिमय मूल्य है, चाहे वह उसके शून्य से ऊपर या नीचे हो उत्पादन की लागत। हमने देखा है कि कैसे आपूर्ति और मांग के बदलते संबंध कभी कीमतों में वृद्धि, कभी गिरावट का कारण बनते हैं, अब ऊंची, अब कम कीमतें। यदि किसी वस्तु की कीमत विफल आपूर्ति या असंगत रूप से बढ़ती मांग के कारण काफ़ी बढ़ जाती है, तो किसी अन्य वस्तु की कीमत उसी अनुपात में गिर गई होगी। निस्संदेह, किसी वस्तु की कीमत पैसे में केवल उस अनुपात को व्यक्त करती है जिसमें उसके बदले में अन्य वस्तुएं दी जाएंगी। उदाहरण के लिए, यदि एक गज रेशम की कीमत 2 से 3 शिलिंग तक बढ़ जाती है, तो रेशम की तुलना में चांदी की कीमत गिर गई है, और इसी तरह अन्य सभी वस्तुओं की कीमतें, जिनकी कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, गिर गई हैं। रेशम की कीमत के संबंध में, रेशम की समान मात्रा प्राप्त करने के लिए बदले में इनकी बड़ी मात्रा देनी होगी। अब किसी विशेष वस्तु की कीमत में वृद्धि का परिणाम क्या होगा? पूंजी का एक बड़ा हिस्सा उद्योग की समृद्ध शाखा में फेंक दिया जाएगा, और पसंदीदा उद्योग के प्रांतों में पूंजी का यह आव्रजन तब तक जारी रहेगा जब तक कि यह प्रथागत मुनाफे से अधिक नहीं देता है, या बल्कि जब तक इसके उत्पादों की कीमत के मालिक नहीं हो जाते। अतिउत्पादन उत्पादन लागत से नीचे चला जाता है। इसके विपरीत, यदि किसी वस्तु की कीमत उसकी उत्पादन लागत से कम हो जाती है, तो उस वस्तु के उत्पादन से पूंजी निकाल ली जाएगी। उद्योग की एक शाखा के मामले को छोड़कर, जो अप्रचलित हो गई है और इसलिए गायब होने के लिए अभिशप्त है, ऐसी वस्तु का उत्पादन अर्थात इसकी आपूर्ति पूंजी की इस उड़ान के कारण तब तक घटता रहेगा जब तक कि यह इसके अनुरूप न हो जाए। मांग और वस्तु की कीमत फिर से उसके उत्पादन लागत के स्तर तक बढ़ जाती है, या बल्कि जब तक आपूर्ति मांग से कम नहीं हो जाती है और इसकी कीमत उत्पादन की लागत से ऊपर नहीं बढ़ जाती है, क्योंकि किसी वस्तु की वर्तमान कीमत हमेशा उत्पादन की लागत से ऊपर या नीचे होती है। हम देखते हैं कि कैसे पूंजी लगातार एक उद्योग के प्रांत से बाहर निकलती है और दूसरे में प्रवास करती है। ऊंची कीमत अत्यधिक आप्रवासन पैदा करती है और कम कीमत अत्यधिक आप्रवासन पैदा करती है। हम दूसरे दृष्टिकोण से दिखा सकते हैं कि कैसे न केवल आपूर्ति बल्कि मांग भी उत्पादन की लागत से निर्धारित होती है। लेकिन ये हमें अपने विषय से बहुत दूर ले जाएगा। हमने अभी देखा कि कैसे आपूर्ति और मांग में उतार चढ़ाव हमेशा किसी वस्तु की कीमत को उसकी उत्पादन लागत पर वापस ला देता है। किसी वस्तु की वास्तविक कीमत वास्तव में उत्पादन की लागत से हमेशा ऊपर या नीचे होती है, लेकिन उत्थान और पतन पारस्परिक रूप से एक दूसरे को संतुलित करते हैं, ताकि एक निश्चित अवधि के भीतर, यदि उद्योग के उतार और प्रवाह को एक साथ गिना जाए, तो वस्तुओं का उनके उत्पादन लागत के अनुसार एक दूसरे के लिए आदान प्रदान किया जाएगा।
इस प्रकार उनकी कीमत उनकी उत्पादन लागत से निर्धारित होती है। उत्पादन की लागत से कीमत का निर्धारण बुर्जुआ अर्थशास्त्रियों के अर्थ में नहीं समझा जाना चाहिए। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि वस्तुओं की औसत कीमत उत्पादन की लागत के बराबर होती है, यही कानून है। अराजक आंदोलन, जिसमें उत्थान की भरपाई गिरावट से होती है और गिरावट की भरपाई वृद्धि से होती है, वे इसे एक दुर्घटना मानते हैं। हम उतार चढ़ाव को कानून की तरह और उत्पादन की लागत के आधार पर कीमत के निर्धारण को एक दुर्घटना के रूप में मान सकते हैं, जैसा कि वास्तव में कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों द्वारा किया जाता है। लेकिन यह वही उतार चढ़ाव हैं जो अधिक बारीकी से देखने पर अपनी ट्रेन में सबसे भयानक तबाही लाते हैं और भूकंप की तरह बुर्जुआ समाज को उसकी नींव तक हिला देते हैं। ये वास्तव में यही उतार चढ़ाव है जो कीमत को अनुरूप होने के लिए मजबूर करता है बनाने की कीमत। इस अव्यवस्थित गति की समग्रता में ही इसका क्रम खोजा जा सकता है। इस औद्योगिक अराजकता के कुल प्रवाह में, इस चक्राकार आंदोलन में, प्रतिस्पर्धा एक के द्वारा दूसरे के अपव्यय को संतुलित करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी वस्तु की कीमत वास्तव में उसकी उत्पादन लागत से निर्धारित होती है, लेकिन इस तरह से कि जिन अवधियों में इन वस्तुओं की कीमत उत्पादन लागत से ऊपर बढ़ जाती है, वे उन अवधियों से संतुलित हो जाती हैं जिनमें यह उत्पादन लागत से नीचे आ जाती है। उत्पादन की लागत और इसके विपरीत, बेशक ये किसी उद्योग के किसी एक उत्पाद के लिए नहीं, बल्कि केवल उद्योग की उस शाखा के लिए अच्छा है। इसलिए ये किसी एक निर्माता के लिए नहीं, बल्कि निर्माताओं के पूरे वर्ग के लिए ही अच्छा है। उत्पादन की लागत के आधार पर कीमत का निर्धारण किसी वस्तु के उत्पादन के लिए अपेक्षित श्रम समय के आधार पर कीमत के निर्धारण के समान है, क्योंकि उत्पादन की लागत में सबसे पहले कच्चे माल और औजारों की टूट फूट आदि शामिल हैं, अर्थात औद्योगिक उत्पादों का जिनके उत्पादन में एक निश्चित संख्या में कार्य दिवस खर्च होते हैं, जो एक निश्चित मात्रा में श्रम समय का प्रतिनिधित्व करते हैं, और दूसरे प्रत्यक्ष श्रम का, जिसे इसकी अवधि से भी मापा जाता है। मजदूरी किससे निर्धारित होती है? अब वही सामान्य कानून जो सामान्य रूप से वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित करते हैं, स्वाभाविक रूप से मजदूरी या श्रम शक्ति की कीमत को नियंत्रित करते हैं। आपूर्ति और मांग के संबंध के अनुसार जैसे जैसे श्रम शक्ति के खरीदारों, पूंजीपतियों और श्रम शक्ति के विक्रेताओं, श्रमिकों के बीच प्रतिस्पर्धा आकार लेती है, मजदूरी कभी बढ़ेगी, कभी घटेगी। मजदूरी का उतार चढ़ाव सामान्यतः वस्तुओं की कीमत में उतार चढ़ाव के अनुरूप होता है, लेकिन इन उतार चढ़ाव की सीमाओं के भीतर श्रम शक्ति की कीमत उत्पादन की लागत से, इस वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम समय से निर्धारित होगी। श्रम शक्ति। तो फिर श्रम शक्ति के उत्पादन की लागत क्या है? यह एक श्रमिक के रूप में श्रमिक के भरण पोषण और एक श्रमिक के रूप में उसकी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए आवश्यक लागत है। इसलिए किसी विशेष प्रकार के कार्य के लिए प्रशिक्षण में जितना कम समय लगेगा, श्रमिक की उत्पादन लागत उतनी ही कम होगी, उसकी श्रम शक्ति, उसकी मजदूरी की कीमत उतनी ही कम होगी। उद्योग की उन शाखाओं में जहां प्रशिक्षुता की शायद ही कोई अवधि आवश्यक हो और श्रमिक का शारीरिक अस्तित्व ही पर्याप्त हो, उसके उत्पादन की लागत लगभग विशेष रूप से उसे काम करने की स्थिति में रखने के लिए आवश्यक वस्तुओं तक ही सीमित है। इसलिए उसके काम की कीमत निर्वाह के आवश्यक साधनों की कीमत से निर्धारित होगी। हालांकि यहाँ एक और विचार शामिल है। निर्माता जो अपनी उत्पादन लागत और उसके अनुसार उत्पाद की कीमत की गणना करता है, वह श्रम के उपकरणों की टूट फूट को भी ध्यान में रखता है। यदि एक मशीन की कीमत उसकी है, उदाहरण के लिए 1000 शिलिंग, और यह मशीन 10 वर्षों में उपयोग की जाती है, तो वह वस्तुओं की कीमत में सालाना 100 शिलिंग जोड़ता है, ताकि 10 वर्षों के बाद खराब हो चुकी मशीन को बदल सके। एक नया विकल्प। उसी तरह साधारण श्रम शक्ति के उत्पादन की लागत में प्रसार की लागत शामिल होनी चाहिए, जिसके माध्यम से श्रमिकों की नस्ल खुद को बढ़ाने में सक्षम होती है और घिसे पिटे श्रमिकों को नए लोगों के साथ बदलने में सक्षम होती है। इसलिए कर्मचारी की टूट फूट की गणना मशीन की टूट फूट की तरह ही की जाती है। इस प्रकार साधारण श्रम शक्ति के उत्पादन की लागत श्रमिक के अस्तित्व और प्रसार की लागत के बराबर होती है। अस्तित्व और प्रसार की इस लागत की कीमत मजदूरी का गठन करती है। इस प्रकार निर्धारित मजदूरी को न्यूनतम मजदूरी कहा जाता है। ये न्यूनतम मजदूरी उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य रूप से वस्तुओं की कीमत के निर्धारण की तरह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि केवल जाति के लिए लागू होती है। व्यक्तिगत श्रमिकों को, वास्तव में लाखों श्रमिकों को अस्तित्व में रहने और खुद को प्रचारित करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त नहीं मिलता है, लेकिन पूरे श्रमिक वर्ग की मजदूरी उनके उतार चढ़ाव की सीमा के भीतर इस न्यूनतम तक समायोजित हो जाती है।
अब जब हम सबसे सामान्य कानूनों के संबंध में समझ में आ गए हैं जो मजदूरी के साथ साथ हर अन्य वस्तु की कीमत को नियंत्रित करते हैं, तो हम अपने विषय की अधिक विशेष रूप से जांच कर सकते हैं। पूंजी की प्रकृति और विकास। पूंजी में कच्चे माल, श्रम के उपकरण और सभी प्रकार के निर्वाह के साधन शामिल होते हैं, जिनका उपयोग नए कच्चे माल, नए उपकरणों और निर्वाह के नए साधनों के उत्पादन में किया जाता है। पूंजी के ये सभी घटक श्रम के उत्पाद, संचित श्रम द्वारा निर्मित होते हैं। संचित श्रम जो नए उत्पादन के साधन के रूप में कार्य करता है वह पूंजी है, ऐसा अर्थशास्त्रियों का कहना है। नीग्रो गुलाम क्या है? काली जाति का एक आदमी। एक व्याख्या दूसरे के योग्य है। एक नीग्रो है। केवल कुछ शर्तों के तहत ही वह गुलाम बनता है। कपास कताई मशीन कपास काटने की एक मशीन है। केवल कुछ शर्तों के तहत ही यह पूंजी बन पाती है। इन स्थितियों से परे यह उतनी ही छोटी पूंजी है जितनी सोना स्वयं पैसा है या चीनी की कीमत है। उत्पादन की प्रक्रिया में मनुष्य न केवल प्रकृति पर बल्कि एक दूसरे पर भी काम करते हैं। वे एक निर्दिष्ट तरीके से एक साथ काम करके और पारस्परिक रूप से अपनी गतिविधियों का आदान प्रदान करके ही उत्पादन करते हैं। उत्पादन करने के लिए वे एक दूसरे के साथ निश्चित संबंधों और संबंधों में प्रवेश करते हैं और केवल इन सामाजिक संबंधों और संबंधों के भीतर ही प्रकृति पर उनका प्रभाव संचालित होता है, अर्थात उत्पादन होता है। उत्पादकों के बीच ये सामाजिक संबंध और वे स्थितियां जिनके तहत वे अपनी गतिविधियों का आदान प्रदान करते हैं और उत्पादन के कुल कार्य में हिस्सा लेते हैं, उत्पादन के साधनों की प्रकृति के अनुसार स्वाभाविक रूप से भिन्न होंगे। युद्ध के एक नए उपकरण, आग्नेयास्त्र की खोज के साथ सेना के पूरे आंतरिक संगठन को आवश्यक रूप से बदल दिया गया। वे संबंध जिनके अंतर्गत व्यक्ति एक सेना बनाते हैं और एक सेना के रूप में काम कर सकते हैं, रूपांतरित हो गए और विभिन्न सेनाओं का एक दूसरे से संबंध बदल गया। वैसे ही बदल गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिन सामाजिक संबंधों के अंतर्गत व्यक्ति उत्पादन करते हैं, उत्पादन के सामाजिक संबंध उत्पादन के भौतिक साधनों, उत्पादन की शक्तियों के परिवर्तन और विकास के साथ बदल जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। उत्पादन के संबंध अपनी समग्रता में सामाजिक संबंध, समाज और इसके अलावा ऐतिहासिक विकास के एक निश्चित चरण में एक समाज, विशिष्ट विशेषताओं वाला समाज कहलाते हैं। प्राचीन समाज, सामंती समाज, बुर्जुआ समाज उत्पादन संबंधों की ऐसी समग्रताएं हैं जिनमें से प्रत्येक मानव जाति के इतिहास में विकास के एक विशेष चरण को दर्शाता है। पूंजी भी उत्पादन का एक सामाजिक संबंध है। यह उत्पादन का बुर्जुआ संबंध है, बुर्जुआ समाज का उत्पादन का संबंध है। निर्वाह के साधन, श्रम के उपकरण, कच्चा माल जिनसे पूंजी बनती है, क्या वे निश्चित विशेष संबंधों के अंतर्गत दी गई सामाजिक परिस्थितियों में उत्पादित और संचित नहीं हुए हैं? क्या उन्हें निश्चित सामाजिक संबंधों के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों में नए उत्पादन के लिए नियोजित नहीं किया जाता है? और क्या सिर्फ निश्चित सामाजिक चरित्र उन उत्पादों पर पूंजी की मुहर नहीं लगाता जो नए उत्पादन का काम करते हैं? पूंजी में न केवल निर्वाह के साधन, श्रम के उपकरण और कच्चे माल शामिल हैं, न केवल भौतिक उत्पाद, इसमें उतने ही विनिमय मूल्य शामिल हैं। इसमें शामिल सभी उत्पाद वस्तुएं हैं। परिणामस्वरूप पूंजी केवल भौतिक उत्पादों का योग नहीं है, ये वस्तुओं, विनिमय मूल्यों, सामाजिक परिमाणों का योग है। चाहे हम ऊन के स्थान पर कपास, गेहूं के स्थान पर चावल, रेलमार्ग के स्थान पर स्टीमरशिप रखें, पूंजी वही रहती है, बशर्ते कि कपास, चावल, स्टीमरशिप पूंजी का शरीर का विनिमय मूल्य समान हो, वही कीमत जैसे ऊन, गेहूं, रेलमार्ग जिसमें ये पहले सन्निहित था। पूंजी का भौतिक स्वरूप निरंतर रूप से परिवर्तित हो सकता है, जबकि पूंजी में जरा सा भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यद्यपि प्रत्येक पूंजी वस्तुओं का योग है, अर्थात विनिमय मूल्यों का, इसका मतलब यह नहीं है कि वस्तुओं का प्रत्येक योग विनिमय मूल्यों का पूंजी है। विनिमय मूल्यों का प्रत्येक योग एक विनिमय मूल्य है। प्रत्येक विशेष विनिमय मूल्य विनिमय मूल्यों का योग है। उदाहरण के लिए 1000 पाउंड मूल्य के एक घर का विनिमय मूल्य 1000 पाउंड है। एक पैसे मूल्य का कागज का एक टुकड़ा एक पैसे के 100वें हिस्से के विनिमय मूल्यों का योग है। वे उत्पाद जो दूसरों के लिए विनिमय हैं, वस्तुएं हैं। जिस निश्चित अनुपात में वे विनिमय होते हैं वह उनका विनिमय मूल्य बनाता है, या पैसे में व्यक्त किया जाता है उनकी कीमत। इन उत्पादों की मात्रा वस्तुओं के रूप में, विनिमय मूल्य का प्रतिनिधित्व करने के रूप में, एक निश्चित मूल्य के रूप में उनके चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है। पेड़ चाहे बड़ा हो या छोटा, वह पेड़ ही रहता है। चाहे हम अन्य उत्पादों के लिए लोहे का आदान प्रदान पेनीवेट में करें या 100वेट में, क्या इससे इसके चरित्र में बदलाव आता है? इसका एक वस्तु होना या विनिमय मूल्य मात्रा के अनुसार यह अधिक या कम मूल्य की, अधिक या कम कीमत की वस्तु होती है।
तो फिर वस्तुओं का योग, विनिमय मूल्यों का योग, पूंजी कैसे बन जाता है? इस प्रकार एक स्वतंत्र सामाजिक शक्ति के रूप में अर्थात समाज के एक हिस्से की शक्ति के रूप में ये स्वयं को संरक्षित करती है और प्रत्यक्ष जीवित श्रम शक्ति के साथ आदान प्रदान द्वारा गुणा करती है। एक ऐसे वर्ग का अस्तित्व जिसके पास काम करने की क्षमता के अलावा कुछ नहीं है, पूंजी का एक आवश्यक पूर्वकल्पना है। ये केवल तत्काल जीवित श्रम पर अतीत संचित भौतिकीकृत श्रम का प्रभुत्व है जो संचित श्रम पर पूंजी के चरित्र की मुहर लगाता है। पूंजी इस तथ्य में शामिल नहीं है कि संचित श्रम जीवित श्रम को नए उत्पादन के साधन के रूप में कार्य करता है। यह इस तथ्य में समाहित है कि जीवित श्रम संचित श्रम को उसके विनिमय मूल्य को संरक्षित करने और बढ़ाने के साधन के रूप में कार्य करता है। मजदूरी श्रम का पूंजी से संबंध, पूंजीपति और उजरती मजदूर के बीच आदान प्रदान में क्या होता है? श्रमिक को अपनी श्रम शक्ति के बदले में जीवन यापन के साधन प्राप्त होते हैं। पूंजीपति अपनी जीविका के साधन श्रमिक की उत्पादक गतिविधि रचनात्मक शक्ति के बदले में प्राप्त करता है, जिसके द्वारा श्रमिक न केवल जो वह उपभोग करता है उसे बदल देता है, बल्कि संचित श्रम को पहले की तुलना में अधिक मूल्य भी देता है। मजदूर को पूंजीपति से जीवन निर्वाह के मौजूदा साधनों का एक हिस्सा मिलता है। जीविका के ये साधन उसके किस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं? तत्काल उपभोग के लिए। लेकिन जैसे ही मैं निर्वाह के साधनों का उपभोग करता हूँ, वे मेरे लिए अपरिवर्तनीय रूप से खो जाते हैं, जब तक कि मैं उस समय को जिसके दौरान ये साधन मेरे जीवन को बनाए रखते हैं, निर्वाह के नए साधनों का उत्पादन करने में, अपने श्रम द्वारा खोए हुए मूल्यों के स्थान पर नए मूल्यों का निर्माण करने में उपयोग नहीं करता। उपभोग। लेकिन यह वह महान प्रजनन शक्ति ही है जिसे श्रमिक प्राप्त निर्वाह के साधनों के बदले में पूंजीपति को सौंप देता है। नतीजतन उसने इसे अपने लिए खो दिया है। एक उदाहरण लेते हैं। 1 शिलिंग के लिए एक मजदूर पूरे दिन एक किसान के खेतों में काम करता है, जिसे वह इस प्रकार 2 शिलिंग का रिटर्न सुनिश्चित करता है। किसान को न केवल वह बदला हुआ मूल्य मिलता है जो उसने दिहाड़ी मजदूर को दिया था, बल्कि उसने इसे दोगुना कर दिया है। इसलिए उसने दिहाड़ी मजदूर को दिए गए 1 शिलिंग का उपभोग उपयोगी, उत्पादक तरीके से किया है। 1 शिलिंग में उसने दिहाड़ी मजदूर की श्रम शक्ति खरीदी है, जो मिट्टी से 2 गुने मूल्य के उत्पाद तैयार करती है और 1 शिलिंग से 2 शिलिंग बनाती है। इसके विपरीत दिहाड़ी मजदूर को अपनी उत्पादक शक्ति के स्थान पर 1 शिलिंग मिलती है, जिसका परिणाम उसने हाल ही में किसान को सौंप दिया है, जिसे वह निर्वाह के साधनों के बदले में प्राप्त करता है, जिसका वह कमोबेश तेजी से उपभोग करता है। इसलिए 1 शिलिंग का उपभोग दोहरे तरीके से किया गया है, पूंजीपति के लिए प्रजननात्मक रूप से, क्योंकि इसका श्रम शक्ति के लिए आदान प्रदान किया गया है, जिससे 2 शिलिंग प्राप्त हुए हैं। श्रमिक के लिए अनुत्पादक है, क्योंकि इसका आदान प्रदान निर्वाह के उन साधनों से किया गया है जो हमेशा के लिए खो गए हैं, और जिसका मूल्य वह केवल किसान के साथ उसी विनिमय को दोहराकर फिर से प्राप्त कर सकता है। इसलिए पूंजी मजदूरी श्रम को मानती है। मजदूरी श्रम में पूंजी का अनुमान लगाया जाता है। वे एक दूसरे को कंडीशन करते हैं, प्रत्येक दूसरे को अस्तित्व में लाता है। क्या सूती कारखाने में एक श्रमिक केवल कपास का ही उत्पादन करता है? नहीं, वह पूंजी पैदा करता है। वह ऐसे मूल्यों का निर्माण करता है जो उसके काम को नए सिरे से नियंत्रित करने और इसके माध्यम से नए मूल्यों का निर्माण करने का काम करते हैं। पूंजी स्वयं को श्रम शक्ति के बदले में मजदूरी श्रम को जीवन में बुलाकर ही बढ़ा सकती है। दिहाड़ी मजदूर की श्रम शक्ति केवल पूंजी को बढ़ाकर उसी शक्ति को मजबूत करके, जिसका वह गुलाम है, पूंजी से विनिमय कर सकती है। इसलिए पूंजी की वृद्धि सर्वहारा वर्ग की, यानी श्रमिक वर्ग की वृद्धि है। और इसलिए पूंजीपति वर्ग और उसके अर्थशास्त्री मानते हैं कि पूंजीपति और मजदूर का हित एक समान है, और वास्तव में वे ऐसे ही हैं। यदि पूंजी उसे व्यस्त नहीं रखती तो श्रमिक नष्ट हो जाता है। पूंजी नष्ट हो जाती है यदि वह श्रम शक्ति का शोषण नहीं करती है, जिसे शोषण करने के लिए उसे खरीदना पड़ता है। उत्पादन के लिए निर्धारित पूंजी, उत्पादक पूंजी जितनी तेजी से बढ़ती है, उद्योग उतना ही अधिक समृद्ध होता है। जितना अधिक पूंजीपति स्वयं को समृद्ध करता है, उतना ही बेहतर व्यवसाय प्राप्त करता है। पूंजीपति को उतने ही अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, उतना ही अधिक श्रमिक बेचता है वह स्वयं। इसलिए उत्पादक पूंजी की सबसे तेज संभव वृद्धि श्रमिक के लिए सहनीय जीवन के लिए अपरिहार्य शर्त है। लेकिन उत्पादक पूंजी की वृद्धि क्या है? जीवित श्रम पर संचित श्रम की शक्ति का विकास, मजदूर वर्ग पर पूंजीपति वर्ग के शासन का विकास। जब मजदूरी श्रम उस पर हावी होने वाली विदेशी संपत्ति, उसके प्रति शत्रुतापूर्ण शक्ति, पूंजी का उत्पादन करता है, तो उसके रोजगार के साधन यानी उसके निर्वाह के साधन वापस प्रवाहित होते हैं, इस शर्त के तहत कि वह फिर से पूंजी का हिस्सा बन जाता है।
अर्थात फिर से वह उत्तोलक बने जिसके द्वारा पूंजी को त्वरित विस्तारवादी गति में धकेला जा सके। ये कहना कि पूंजी के हित और श्रमिकों के हित समान हैं, केवल यही दर्शाता है पूंजी और मजदूरी श्रम एक ही रिश्ते के दो पहलू हैं। एक दूसरे को उसी तरह शर्त लगाता है जैसे सूदखोर और उधारकर्ता एक दूसरे को शर्त लगाते हैं। जब तक दिहाड़ी मजदूर बना रहता है तब तक उसका भाग्य पूंजी पर निर्भर रहता है। श्रमिक और पूंजीपतियों के बीच हितों का घमंडी समुदाय यही दर्शाता है। यदि पूंजी बढ़ती है तो वेतन श्रमिक का द्रव्यमान बढ़ता है, वेतन श्रमिकों की संख्या बढ़ती है। एक शब्द में पूंजी का प्रभाव व्यक्तियों के एक बड़े समूह तक फैला हुआ है। आइए सबसे अनुकूल मामला मान लें, यदि उत्पादक पूंजी बढ़ती है तो श्रम की मांग बढ़ती है, इसलिए ये श्रम शक्ति मजदूरी की कीमत बढ़ाता है। घर बड़ा या छोटा हो सकता है, जब तक पड़ोसी घर भी छोटे हैं तब तक यह आवास के लिए सभी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। लेकिन छोटे घर के बगल में एक महल पैदा हो जाए और छोटा घर सिकुड़कर एक झोपड़ी बन जाए। छोटा घर अब ये स्पष्ट कर देता है कि उसके निवासी के पास बनाए रखने के लिए कोई सामाजिक स्थिति नहीं है या बहुत ही महत्वहीन है, और सभ्यता के दौरान ये कितना भी ऊंचा उठ जाए, अगर पड़ोसी महल बराबर या उससे भी अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो अपेक्षाकृत छोटे घर का निवासी हमेशा खुद को अपनी चार दीवारों के भीतर अधिक असहज, अधिक असंतुष्ट, अधिक तंग महसूस करेगा। मजदूरी में उल्लेखनीय वृद्धि उत्पादक पूंजी की तीव्र वृद्धि का अनुमान लगाती है। उत्पादक पूंजी की तीव्र वृद्धि से धन, विलासिता, सामाजिक आवश्यकताओं और सामाजिक सुखों में भी उतनी ही तेजी से वृद्धि होती है। इसलिए यद्यपि श्रमिक के सुखों में वृद्धि हुई है, लेकिन उनके द्वारा वहन की जाने वाली सामाजिक संतुष्टि पूंजीपति के बढ़े हुए सुखों की तुलना में कम हो गई है, जो सामान्य रूप से समाज के विकास के चरण की तुलना में श्रमिक के लिए दुर्गम है। हमारी चाहतों और सुखों की उत्पत्ति समाज में होती है, इसलिए हम उन्हें समाज के संबंध में मापते हैं। हम उन्हें उन वस्तुओं के संबंध में नहीं मापते जो उनकी संतुष्टि के लिए काम करती हैं। चूंकि वे सामाजिक प्रकृति के हैं, इसलिए वे सापेक्ष प्रकृति के हैं। लेकिन मजदूरी केवल उन वस्तुओं के योग से निर्धारित नहीं होती जिनके लिए उनका आदान प्रदान किया जा सकता है। अन्य कारक समस्या में प्रवेश करते हैं। श्रमिकों को उनकी श्रम शक्ति के लिए सीधे तौर पर एक निश्चित धनराशि प्राप्त होती है। क्या मजदूरी केवल इस मौद्रिक मूल्य से निर्धारित होती है? 16वीं शताब्दी में अमेरिका में समृद्ध और अधिक आसानी से काम करने वाली खदानों की खोज के परिणामस्वरूप यूरोप में सोने और चांदी का प्रचलन बढ़ गया। इसलिए अन्य वस्तुओं की तुलना में सोने और चांदी का मूल्य गिर गया। श्रमिकों को उनकी श्रम शक्ति के लिए पहले की तरह ही सिक्के वाली चांदी मिलती थी। उनके काम की मौद्रिक कीमत वही रही, और फिर भी उनकी मजदूरी गिर गई क्योंकि उतनी ही मात्रा में चांदी के बदले में उन्हें कम मात्रा में अन्य वस्तुएं प्राप्त हुईं। यह उन परिस्थितियों में से एक थी जिसने 18वीं शताब्दी में पूंजी के विकास, पूंजीपति वर्ग के उदय को आगे बढ़ाया। चलिए एक और मामला लेते हैं। 1847 की सर्दियों में खराब फसल के परिणामस्वरूप आजीविका के सबसे अपरिहार्य साधन अनाज, मांस, मक्खन, पनीर आदि की कीमत में बहुत वृद्धि हुई। आइए मान लें कि श्रमिकों को अभी भी उनकी श्रम शक्ति के लिए पहले की तरह ही धनराशि मिलती है। क्या उनकी मजदूरी नहीं गिरी? सुनिश्चित होना, उसी पैसे के बदले में उन्हें रोटी, मांस आदि कम मिलता था। उनकी मजदूरी गिर गई, इसलिए नहीं कि चांदी का मूल्य कम था, बल्कि इसलिए कि जीवन यापन के साधनों का मूल्य बढ़ गया था। अंत में आइए मान लें कि श्रम शक्ति की मौद्रिक कीमत वही रही, जबकि नई मशीनों के उपयोग, अनुकूल मौसम आदि के कारण सभी कृषि और विनिर्मित वस्तुओं की कीमत गिर गई थी। उसी पैसे के लिए श्रमिक अब खरीद सकते थे सभी प्रकार की अधिक वस्तुएं। इसलिए उनका वेतन बढ़ गया है, सिर्फ इसलिए कि उनके पैसे का मूल्य नहीं बदला है। श्रम शक्ति की मौद्रिक कीमत नामात्र मजदूरी, वास्तविक या वास्तविक मजदूरी के साथ मेल नहीं खाती है, यानी उन वस्तुओं की मात्रा के साथ जो वास्तव में मजदूरी के बदले में दी जाती हैं। यदि हम मजदूरी में वृद्धि या गिरावट की बात करते हैं तो हमें न केवल श्रम शक्ति की मौद्रिक कीमत, नामात्र मजदूरी, बल्कि वास्तविक मजदूरी भी ध्यान में रखनी होगी। लेकिन न तो नामात्र मजदूरी यानी वह राशि जिसके लिए मजदूर खुद को पूंजीपति को बेचता है, और न ही वास्तविक मजदूरी यानी वस्तुओं की वह मात्रा जो वह इस पैसे के लिए खरीद सकता है, उन संबंधों को समाप्त करती है जो इस शब्द में समझे जाते हैं वेतन। मजदूरी सबसे पहले पूंजीपति के लाभ, मुनाफे के साथ उनके संबंधों से निर्धारित होती है। दूसरे शब्दों में, मजदूरी एक आनुपातिक, सापेक्ष मात्रा है। वास्तविक मजदूरी वस्तुओं की कीमत के संबंध में श्रम शक्ति की कीमत को व्यक्त करती है। दूसरी ओर, सापेक्ष मजदूरी उसके द्वारा नव निर्मित मूल्य में तत्काल श्रम के हिस्से को व्यक्त करती है,
उसके हिस्से के संबंध में जो संचित श्रम पूंजी में पड़ता है। सामान्य कानून जो वेतन और मुनाफे में वृद्धि और गिरावट का निर्धारण करता है। हमने कहा है, मजदूरी श्रमिक द्वारा उत्पादित वस्तुओं में उसका हिस्सा नहीं है। मजदूरी पहले से मौजूद वस्तुओं का वह हिस्सा है जिसके साथ पूंजीपति एक निश्चित मात्रा में उत्पादक श्रम शक्ति खरीदता है। लेकिन पूंजीपति को इन मजदूरी को उस कीमत से बदलना होगा जिसके लिए वह श्रमिक द्वारा बनाया गया उत्पाद बेचता है। उसे इसे इस प्रकार बदलना होगा कि एक नियम के रूप में उसके द्वारा खर्च की गई उत्पादन लागत के ऊपर अधिशेष बना रहे, यानी उसे लाभ मिलना चाहिए। श्रमिक द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विक्रय मूल्य को पूंजीपति के दृष्टिकोण से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले उसके द्वारा दिए गए कच्चे माल की कीमत का प्रतिस्थापन, इसके अलावा उसके द्वारा दिए गए औजारों, मशीनों और श्रम के अन्य उपकरणों की टूट फूट के प्रतिस्थापन के अलावा, दूसरा अग्रिम वेतन का प्रतिस्थापन, और तीसरा बचा हुआ अधिशेष यानी पूंजीपति का मुनाफा। जबकि पहला भाग केवल पहले से मौजूद मूल्यों को प्रतिस्थापित करता है, ये स्पष्ट है कि मजदूरी और अधिशेष पूंजी का लाभ का प्रतिस्थापन समग्र रूप से नए मूल्य से लिया जाता है जो कार्यकर्ता के श्रम द्वारा उत्पादित और जोड़ा जाता है कच्चे माल को। और इस अर्थ में हम मजदूरी के साथ साथ लाभ को भी एक दूसरे के साथ तुलना करने के उद्देश्य से श्रमिक के उत्पाद में हिस्सेदारी के रूप में देख सकते हैं। वास्तविक मजदूरी वही रह सकती है, वह बढ़ भी सकती है, फिर भी सापेक्ष मजदूरी गिर सकती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि जीविका के सभी साधनों की कीमत में 2/3 की गिरावट आई है, जबकि दिन की मजदूरी में 1/3 की गिरावट आई है, उदाहरण के लिए 3 से 2 शिलिंग तक। हालांकि अब श्रमिक को पहले 3 शिलिंग की तुलना में इन 2 शिलिंग के साथ अधिक मात्रा में वस्तुएं मिल सकती हैं, फिर भी उसकी मजदूरी पूंजीपति के लाभ के अनुपात में कम हो गई है। पूंजीपति का लाभ, उदाहरण के लिए निर्माता का 1 शिलिंग बढ़ गया है, जिसका अर्थ है कि विनिमय मूल्यों की एक छोटी राशि के लिए जो वह श्रमिक को भुगतान करता है, बाद वाले को पहले की तुलना में अधिक मात्रा में विनिमय मूल्यों का उत्पादन करना होगा। श्रम की हिस्सेदारी के अनुपात में पूंजी की हिस्सेदारी बढ़ी है। पूंजी और श्रम के बीच सामाजिक संपदा का वितरण और भी अधिक असमान हो गया है। पूंजीपति समान पूंजी के साथ अधिक मात्रा में श्रम का आदेश देता है। श्रमिक वर्ग पर पूंजीपति वर्ग की शक्ति बढ़ गई है। श्रमिक की सामाजिक स्थिति बदतर हो गई है, वह पूंजीपति से 1 डिग्री नीचे गिर गया है। तो फिर वह सामान्य कानून क्या है जो मजदूरी और लाभ के पारस्परिक संबंध में वृद्धि और गिरावट को निर्धारित करता है? वे एक दूसरे के विपरीत अनुपात में खड़े हैं। लाभ का हिस्सा उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में श्रम का हिस्सा गिरता है, और इसके विपरीत लाभ उसी मात्रा में बढ़ता है जिस मात्रा में मजदूरी घटती है, यह उसी मात्रा में गिरता है जिस मात्रा में मजदूरी बढ़ती है। शायद ये तर्क दिया जा सकता है कि पूंजीपति वर्ग अन्य पूंजीपतियों के साथ अपने उत्पादों के लाभप्रद आदान प्रदान से अपनी वस्तुओं की मांग में वृद्धि से लाभ प्राप्त कर सकता है, चाहे नए बाजारों के खुलने के परिणामस्वरूप या अस्थायी रूप से बढ़ी हुई मांगों के परिणामस्वरूप पुराने बाजार में इत्यादि। इसलिए मजदूरी के बढ़ने और घटने से स्वतंत्र होकर श्रम शक्ति के विनिमय मूल्य से अन्य पूंजीपतियों का लाभ उठाकर पूंजीपति का मुनाफा कई गुना बढ़ाया जा सकता है, या कि पूंजीपति का लाभ श्रम के उपकरणों में सुधार, प्रकृति की शक्तियों के नए अनुप्रयोगों आदि के माध्यम से भी बढ़ सकता है। लेकिन सबसे पहले ये स्वीकार करना होगा कि परिणाम वही रहता है, भले ही विपरीत तरीके से लाया गया हो। दरअसल मुनाफा इसलिए नहीं बढ़ा है क्योंकि मजदूरी गिर गई है, बल्कि मजदूरी इसलिए गिरी है क्योंकि मुनाफा बढ़ गया है। किसी अन्य व्यक्ति के श्रम की समान मात्रा के साथ पूंजीपति ने उस खाते पर श्रम के लिए अधिक भुगतान किए बिना विनिमय मूल्यों की एक बड़ी मात्रा खरीदी है, अर्थात काम का भुगतान उस शुद्ध लाभ के अनुपात में कम किया जाता है जो वह पूंजीपति को देता है। दूसरे स्थान पर यह ध्यान में रखना चाहिए कि वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद प्रत्येक वस्तु की औसत कीमत, वह अनुपात जिसमें वह अन्य वस्तुओं के लिए विनिमय करती है, उसकी उत्पादन लागत से निर्धारित होती है। पूंजीवादी कतारों के भीतर एक दूसरे से आगे निकलने और फायदा उठाने की हरकतें अनिवार्य रूप से खुद को बराबर कर देती हैं। मशीनरी में सुधार, उत्पादन की सेवा में प्रकृति की शक्तियों के नए अनुप्रयोग, समान मात्रा में श्रम और पूंजी के साथ एक निश्चित अवधि में बड़ी मात्रा में उत्पादों का उत्पादन करना संभव बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। विनिमय मूल्यों की एक बड़ी मात्रा। यदि कताई मशीन के उपयोग से मैं 1 घंटे में इसके आविष्कार से पहले की तुलना में 2 गुना सूत तैयार कर सकता हूं, उदाहरण के लिए 50 पाउंड के बजाय 100 पाउंड, लंबे समय में मुझे इस 100 पाउंड के बदले में वापस मिलेगा, इससे अधिक नहीं मेरे द्वारा पहले की तुलना में 50 के लिए कमोडिटी, क्योंकि उत्पादन की लागत आधा कम हो गई है, या क्योंकि मैं उसी लागत पर 2 गुना उत्पाद प्रस्तुत कर सकता हूं। अंत में
पूंजीपति वर्ग, चाहे वह किसी एक देश का हो या संपूर्ण विश्व बाजार का, उत्पादन के शुद्ध राजस्व को आपस में किसी भी अनुपात में वितरित करता हो। इस शुद्ध राजस्व की कुल राशि में हमेशा वह राशि शामिल होती है जिससे संचित श्रम में वृद्धि हुई है प्रत्यक्ष श्रम की आय से। इसलिए ये पूरी राशि उसी अनुपात में बढ़ती है जिस अनुपात में श्रम पूंजी को बढ़ाता है, यानी उसी अनुपात में जिसमें मजदूरी की तुलना में लाभ बढ़ता है। पूंजी और मजदूरी श्रम के हित बिल्कुल विपरीत हैं। मजदूरी पर उत्पादक पूंजी की वृद्धि का प्रभाव इस प्रकार हम देखते हैं कि भले ही हम खुद को पूंजी और मजदूरी श्रम के संबंध में रखते हैं, पूंजी के हित और मजदूरी श्रम के हित एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। पूंजी की तीव्र वृद्धि मुनाफे की तीव्र वृद्धि का पर्याय है। मुनाफा तभी तेजी से बढ़ सकता है जब श्रम की कीमत सापेक्ष मजदूरी उतनी ही तेजी से घटेगी। सापेक्ष मजदूरी गिर सकती है, हालांकि वास्तविक मजदूरी नामात्र मजदूरी के साथ साथ श्रम के मौद्रिक मूल्य के साथ बढ़ती है, बशर्ते कि वास्तविक मजदूरी लाभ के समान अनुपात में न बढ़े। उदाहरण के लिए, यदि अच्छे व्यावसायिक वर्षों में वेतन 5% बढ़ता है जबकि मुनाफा 30% बढ़ता है, तो आनुपातिक सापेक्ष वेतन में वृद्धि नहीं हुई है बल्कि कमी आई है। इसलिए यदि पूंजी की तीव्र वृद्धि के साथ श्रमिक की आय में वृद्धि होती है तो साथ ही सामाजिक खाई भी बढ़ती है जो श्रमिक को पूंजीपति से विभाजित करती है, और श्रम पर पूंजी की शक्ति में वृद्धि, अधिक निर्भरता होती है पूंजी पर श्रम का। ये कहने का कि श्रमिक को पूंजी के तीव्र विकास में रुचि है का अर्थ केवल इतना है, जितनी तेजी से श्रमिक पूंजीपति की संपत्ति को बढ़ाता है उतने ही बड़े टुकड़े उसके पास गिरेंगे, उतना ही बड़ा होगा श्रमिकों की संख्या जितनी अधिक होगी, पूंजी पर निर्भर दासों की संख्या उतनी ही अधिक बढ़ सकती है। इस प्रकार हमने देखा है कि श्रमिक वर्ग के लिए सबसे अनुकूल स्थिति, अर्थात पूंजी की सबसे तीव्र वृद्धि, चाहे वह श्रमिक के भौतिक जीवन में कितना भी सुधार क्यों न कर ले, उसके हितों और पूंजीपति के हितों के बीच के विरोध को समाप्त नहीं करती है। मुनाफा और मजदूरी पहले की तरह विपरीत अनुपात में बनी हुई है। यदि पूंजी तेजी से बढ़ती है तो मजदूरी बढ़ सकती है, लेकिन पूंजी का लाभ अनुपातहीन रूप से तेजी से बढ़ता है। कर्मचारी की भौतिक स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन उसकी सामाजिक स्थिति की कीमत पर वह सामाजिक खाई चौड़ी हो गई है जो उसे पूंजीपति से अलग करती है। अंत में ये कहना कि मजदूरी श्रम के लिए सबसे अनुकूल स्थिति उत्पादक पूंजी की सबसे तेज संभव वृद्धि है, ये कहने के समान है जितनी तेजी से श्रमिक वर्ग अपने लिए शत्रुतापूर्ण शक्ति को बढ़ाता है और बढ़ाता है दूसरे की संपत्ति जो उस वर्ग पर प्रभुता, जितनी अधिक अनुकूल परिस्थितियां होंगी जिसके तहत उसे बुर्जुआ धन के गुणन पर, पूंजी की शक्ति के विस्तार पर नए सिरे से मेहनत करने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार वह अपने लिए स्वर्णिम जंजीरें बनाने में सक्षम होगा जिसके द्वारा पूंजीपति वर्ग उसे अपनी ट्रेन में खींच लेता है। उत्पादक पूंजी की वृद्धि और मजदूरी में वृद्धि, क्या वे सचमुच इतने अविभाज्य रूप से एकजुट हैं जैसा कि बुर्जुआ अर्थशास्त्री कहते हैं? हमें उनकी केवल बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हम उन पर तब भी विश्वास करने का साहस नहीं करते जब वे दावा करते हैं कि पूंजी जितनी मोटी होगी उसके गुलाम को उतना ही अधिक लाड़ प्यार मिलेगा। पूंजीपति वर्ग बहुत अधिक प्रबुद्ध है, वह अपने हिसाब किताब बहुत सावधानी से रखता है ताकि वह सामंती प्रभु के पूर्वाग्रहों को साझा कर सके जो अपने अनुयायियों की भव्यता का आडंबरपूर्ण प्रदर्शन करता है। पूंजीपति वर्ग के अस्तित्व की स्थितियां उसे अपने बही खाते पर ध्यानपूर्वक ध्यान देने के लिए बाध्य करती हैं। इसलिए हमें निम्नलिखित प्रश्न की अधिक बारीकी से जांच करनी चाहिए। उत्पादक पूंजी की वृद्धि किस प्रकार मजदूरी को प्रभावित करती है? यदि समग्र रूप से बुर्जुआ समाज की उत्पादक पूंजी बढ़ती है तो श्रम का अधिक बहुपक्षीय संचय होता है। व्यक्तिगत राजधानियां संख्या और परिमाण में बढ़ती हैं। व्यक्तिगत पूंजी के गुणन से पूंजीपतियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। बढ़ती पूंजी की बढ़ती परिमाण औद्योगिक युद्ध के मैदान पर युद्ध के अधिक विशाल उपकरणों के साथ श्रमिकों की अधिक शक्तिशाली सेनाओं का नेतृत्व करने का साधन प्रदान करती है। एक पूंजीपति दूसरे को खेत से खदेड़ सकता है और उसकी पूंजी को सस्ते में बेचकर ही ले जा सकता है। खुद को बर्बाद किए बिना अधिक सस्ते में बेचने के लिए उसे अधिक सस्ते में उत्पादन करना होगा, यानी जितना संभव हो सके श्रम की उत्पादक शक्तियों को बढ़ाना होगा। लेकिन श्रम के अधिक विभाजन और मशीनरी के अधिक सामान्य परिचय और निरंतर सुधार से श्रम की उत्पादक शक्तियों में वृद्धि होती है। श्रमिकों की सेना जितनी बड़ी होती है, जिनके बीच श्रम विभाजित होता है, मशीनरी का उपयोग जितने बड़े पैमाने पर किया जाता है, उत्पादन की लागत जितनी अधिक अनुपात में घटती है, श्रम उतना ही अधिक फलदायी होता है। और इसलिए पूंजीपतियों के बीच श्रम और मशीनरी के विभाजन को बढ़ाने और यथासंभव बड़े पैमाने पर उनके शोषण के लिए एक सार्वभौमिक प्रतिद्वंद्विता पैदा होती है। यदि अब श्रम के अधिक विभाजन द्वारा, नई मशीनों के अनुप्रयोग और सुधार द्वारा
बड़े पैमाने पर प्रकृति की शक्तियों के अधिक लाभप्रद दोहन द्वारा एक पूंजीपति ने समान मात्रा में श्रम के साथ उत्पादन करने का साधन ढूंढ लिया है, चाहे वह प्रत्यक्ष या संचित श्रम हो, अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में वस्तुओं के उत्पादों की एक बड़ी मात्रा। यदि, उदाहरण के लिए, वह उसी श्रम समय में लिनन का एक पूरा यार्ड तैयार कर सकता है जिसमें उसके प्रतिस्पर्धी आधा गज कपड़ा बुनते हैं, तो कैसे? क्या ये पूंजीवादी कार्य करेगा? वह पुराने बाजार मूल्य पर आधा गज लिनन बेचना जारी रख सकता था, लेकिन इसका उनके विरोधियों को मैदान से हटाने और अपने स्वयं के बाजार का विस्तार करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस मात्रा में उसकी उत्पादक शक्ति का विस्तार हुआ है, उसी मात्रा में उसकी बाजार की आवश्यकता भी बढ़ी है। ये सच है कि उसने उत्पादन के जिन अधिक शक्तिशाली और महंगे साधनों को अस्तित्व में लाया है, वे उसे अपने माल को अधिक सस्ते में बेचने में सक्षम बनाते हैं, लेकिन साथ ही वे उसे एक बहुत बड़े बाजार पर नियंत्रण पाने के लिए और अधिक माल बेचने के लिए मजबूर करते हैं। उसकी वस्तुओं के लिए परिणामस्वरूप ये पूंजीपति अपना आधा गज लिनन अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक सस्ते में बेचेगा। लेकिन पूंजीपति पूरे यार्ड को इतने सस्ते में नहीं बेचेगा जितना उसके प्रतिस्पर्धी आधा यार्ड बेचते हैं, हालांकि पूरे यार्ड के उत्पादन में उसकी लागत दूसरों के आधे यार्ड से अधिक नहीं होती है। अन्यथा उसे कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होगा और बदले में उसे केवल उत्पादन की लागत ही वापस मिलेगी। वह बड़ी पूंजी स्थापित करने से अधिक आय प्राप्त कर सकता है, लेकिन दूसरों की तुलना में अपनी पूंजी पर अधिक लाभ कमाने से नहीं। इसके अलावा, यदि वह अपने सामान की कीमत अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में केवल एक छोटा प्रतिशत कम रखता है, तो वह उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है जिसका वह लक्ष्य बना रहा है। वह उन्हें मैदान से बाहर कर देता है, वह उन्हें कम कीमत पर बेचकर उनसे उनके बाजार का कम से कम एक हिस्सा छीन लेता है। और अंत में, हमें याद रखना चाहिए कि मौजूदा कीमत हमेशा उत्पादन की लागत से ऊपर या नीचे होती है, क्योंकि किसी वस्तु की बिक्री उद्योग की अनुकूल या प्रतिकूल अवधि में होती है। जैसे जैसे लिनन के गज का बाजार मूल्य उसकी उत्पादन की पूर्व लागत से ऊपर या नीचे होता है, क्या वह प्रतिशत अलग अलग होगा जिस पर पूंजीपति जिसने उत्पादन के नए और अधिक विश्वसनीय साधनों का उपयोग किया है, वह अपनी उत्पादन की वास्तविक लागत से ऊपर बेचता है। लेकिन हमारे पूंजीपति का विशेषाधिकार लंबी अवधि का नहीं है। अन्य प्रतिस्पर्धी पूंजीपति समान मशीनें, समान श्रम विभाजन लागू करते हैं और उन्हें समान या उससे भी बड़े पैमाने पर लागू करते हैं। और अंततः ये परिचय इतना सार्वभौमिक हो जाता है कि लिनेन की कीमत न केवल उसके पुराने से कम हो जाती है, बल्कि उसकी नई उत्पादन लागत से भी कम हो जाती है। इसलिए पूंजीपति अपने आपसी संबंधों में खुद को उसी स्थिति में पाते हैं जिसमें वे उत्पादन के नए साधनों के आने से पहले थे, और यदि वे इन तरीकों से पुरानी कीमत पर दोगुना उत्पाद पेश करने में सक्षम हैं, तो अब उन्हें पुरानी कीमत से कम कीमत पर दोगुना उत्पाद पेश करने के लिए मजबूर किया जाता है। नए बिंदु, उत्पादन की नई लागत पर पहुंचने के बाद बाजार में वर्चस्व की लड़ाई नए सिरे से लड़नी होगी। श्रम के अधिक विभाजन और अधिक मशीनरी को देखते हुए और अधिक बड़े पैमाने पर श्रम और मशीनरी के विभाजन का शोषण किया जाता है, और प्रतिस्पर्धा इस परिणाम के विरुद्ध फिर वही प्रतिक्रिया लाती है। पूंजीवादी प्रतिस्पर्धा का पूंजीवादी वर्ग, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग पर प्रभाव। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे उत्पादन की पद्धति और उत्पादन के साधन लगातार बढ़ रहे हैं, क्रांतिकारी बदलाव आ रहे हैं। कैसे श्रम का विभाजन आवश्यक रूप से इसके बाद श्रम का अधिक से अधिक विभाजन, मशीनरी का अधिक से अधिक रोजगार, मशीनरी का अधिक से अधिक रोजगार, बड़े पैमाने पर काम और एक स्थिर स्थिति पर काम करता है। अधिक बड़ा पैमाना, ये वह कानून है जो लगातार पूंजीवादी उत्पादन को उसके पुराने ढर्रे से बाहर फेंकता है और पूंजी को श्रम की उत्पादक शक्तियों पर और अधिक दबाव डालने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि वह उन्हें पहले ही तनावग्रस्त कर चुका है। वह कानून जो उसे कोई राहत नहीं देता है और लगातार अपने काम में चिल्लाता रहता है, कान मार्च मार्च। यह उसके अलावा कोई अन्य कानून नहीं है जो वाणिज्य के आवधिक उतार चढ़ाव के भीतर किसी वस्तु की कीमत को उसके उत्पादन की लागत के अनुसार आवश्यक रूप से समायोजित करता है। पूंजीपति उत्पादन के कितने भी शक्तिशाली साधन मैदान में लाए, प्रतिस्पर्धा उन्हें अपनाना सामान्य बना देगी, और जिस क्षण से उन्हें आमतौर पर अपनाया गया है, उसकी पूंजी की अधिक उत्पादकता का एकमात्र परिणाम यह होगा कि उसे पहले की तुलना में 10, 20, 100 गुना अधिक कीमत पर प्रस्तुत करना होगा। लेकिन चूंकि उसे बिक्री की अधिक मात्रा से कम बिक्री मूल्य को मात देने के लिए शायद 1000 गुना अधिक के लिए बाजार ढूंढना होगा, चूंकि अब अधिक व्यापक बिक्री न केवल अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, बल्कि उत्पादन की लागत को बदलने के लिए भी आवश्यक है। जैसा कि हमने देखा है, उत्पादन का साधन हमेशा अधिक महंगा होता जाता है, और चूंकि यह अधिक व्यापक बिक्री है, न केवल उसके लिए बल्कि उसके प्रतिद्वंद्वियों के लिए भी जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन गया है।
पुराना संघर्ष फिर से शुरू होना चाहिए, और यह उतना ही अधिक हिंसक है जितना पहले से आविष्कार किए गए उत्पादन के साधन अधिक शक्तिशाली हैं। इसलिए श्रम का विभाजन और मशीनरी का प्रयोग एक नई शुरुआत करेगा, और इससे भी बड़े पैमाने पर नियोजित उत्पादन के साधनों की शक्ति चाहे जो भी हो। प्रतिस्पर्धा वस्तुओं की कीमत को उत्पादन लागत से कम करके इस शक्ति के सुनहरे फलों की पूंजी को लूटने का प्रयास करती है, उसी मात्रा में जिसमें उत्पादन सस्ता किया जाता है, अर्थात उसी मात्रा में जिसमें समान मात्रा में श्रम के साथ अधिक उत्पादन किया जा सकता है। यह एक ऐसे कानून द्वारा मजबूर करता है जो कि अप्रतिरोध्य है और भी अधिक उत्पादन को सस्ता करने और अधिक बड़े पैमाने पर बिक्री करने के लिए मजबूर करता है। छोटी कीमतों के लिए उत्पाद का इस प्रकार पूंजीपति को अपने प्रयासों से समान श्रम समय में अधिक उत्पाद तैयार करने के दायित्व के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। एक शब्द में, उसकी पूंजी के लाभदायक रोजगार के लिए और अधिक कठिन परिस्थितियां। इसलिए प्रतिस्पर्धा उत्पादन की लागत के अपने नियम के साथ लगातार उसका पीछा करती है और अपने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ उसके द्वारा बनाए गए हर हथियार को खुद के खिलाफ कर देती है। पूंजीपति लगातार श्रम और नई मशीनों के और अधिक उपविभाजन को पेश करके बेचैनी से प्रतिस्पर्धा का सर्वश्रेष्ठ पाने की कोशिश करता है, जो हालांकि अधिक महंगा है। उसे प्रतिस्पर्धा के कारण नई मशीनों के अप्रचलित होने तक इंतजार करने के बजाय अधिक सस्ते में उत्पादन करने में सक्षम बनाता है। यदि अब हम इस ज्वलनशील आंदोलन की कल्पना करें जैसा कि यह पूरी दुनिया के बाजार में चल रहा है, तो हम ये समझने की स्थिति में होंगे कि पूंजी की वृद्धि, संचय और एकाग्रता उनकी ट्रेन में श्रम का एक और अधिक विस्तृत उपखंड कैसे लाती है। एक और अधिक पुरानी मशीनों में अधिक सुधार और नई मशीनों का निरंतर अनुप्रयोग, एक ऐसी प्रक्रिया जो निर्बाध रूप से, तेज गति के साथ और पहले से भी अधिक विशाल पैमाने पर चलती रहती है। लेकिन ये स्थितियां, जो उत्पादक पूंजी की वृद्धि से अविभाज्य हैं, मजदूरी के निर्धारण पर क्या प्रभाव डालती हैं। श्रम का बड़ा विभाजन एक मजदूर को 5, 10 या 20 मजदूरों का काम पूरा करने में सक्षम बनाता है, इसलिए यह मजदूरों के बीच प्रतिस्पर्धा को 5 गुना, 10 गुना या 20 गुना बढ़ा देता है। मजदूर न केवल खुद को एक दूसरे से सस्ता बेचकर प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि एक 5, 10 या 20 का काम करके भी प्रतिस्पर्धा करते हैं, और उन्हें श्रम विभाजन द्वारा इस तरह प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसे पूंजी द्वारा शुरू किया जाता है और लगातार सुधार किया जाता है। इसके अलावा जिस मात्रा में श्रम का विभाजन बढ़ता है, उसी मात्रा में श्रम सरल हो जाता है। श्रमिक का विशेष कौशल बेकार हो जाता है। वह उत्पादन की एक सरल नीरस शक्ति में तब्दील हो जाता है, जिसमें न तो शारीरिक और न ही मानसिक लचीलापन होता है। उनका कार्य सभी के लिए सुलभ हो जाता है, इसलिए प्रतिस्पर्धी उस पर हर तरफ से दबाव डालते हैं। इसके अलावा ये याद रखना चाहिए कि काम जितना सरल होगा, जितना आसानी से सीखा जाएगा, उत्पादन की लागत उतनी ही कम होगी, अधिग्रहण का खर्च और मजदूरी भी उतनी ही कम होगी। कीमत की तरह किसी भी अन्य वस्तु की तुलना में वे उत्पादन की लागत से निर्धारित होते हैं। इसलिए जिस तरह से श्रम अधिक असंतोषजनक, अधिक प्रतिकारक हो जाता है, उसी प्रकार प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और मजदूरी कम हो जाती है। मजदूर अधिक श्रम करके, या तो बड़ी संख्या में घंटे काम करके या समान घंटों में अधिक काम करके, एक निश्चित समय के लिए अपनी कुल मजदूरी बनाए रखना चाहता है। इस प्रकार अभाव से प्रेरित होकर वह स्वयं श्रम विभाजन के विनाशकारी प्रभावों को कई गुना बढ़ा देता है। परिणाम ये होता है, वह जितना अधिक काम करता है, उसे उतनी ही कम मजदूरी मिलती है, और इस सरल कारण के लिए जितना अधिक वह काम करता है, उतना ही अधिक वह अपने साथी श्रमिकों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करता है, उतना ही अधिक वह उन्हें अपने खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर करता है, और खुद को उन्हीं खराब परिस्थितियों में पेश करने के लिए मजबूर करता है जैसे वह करता है, ताकि अंतिम विश्लेषण में वो मजदूर वर्ग के सदस्य के रूप में खुद से प्रतिस्पर्धा कर सके। मशीनरी समान प्रभाव पैदा करती है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। ये कुशल मजदूरों की जगह अकुशल, पुरुषों की जगह महिलाएं, वयस्कों की जगह बच्चे ले लेता है। जहां नया पेश किया गया है, वहां ये श्रमिकों को बड़ी संख्या में सड़कों पर फेंक देता है, और जैसे जैसे यह अधिक विकसित और अधिक उत्पादक होता जाता है, यह उन्हें अतिरिक्त यद्यपि छोटी संख्या में त्याग देता है। हमने जल्दबाजी में पूंजीपतियों के आपस में औद्योगिक युद्ध की व्यापक रूपरेखा तैयार की है। इस युद्ध की यह विशेषता है कि इसमें युद्ध भर्ती से कम कार्यकर्ताओं की सेना उतारकर नहीं जीते जाते। जनरल पूंजीपति एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं कि कौन सबसे बड़ी संख्या में औद्योगिक सैनिकों को हटा सकता है। अर्थशास्त्री हमें निश्चित रूप से बताते हैं कि जिन मजदूरों को मशीनरी ने अनावश्यक बना दिया है, वे रोजगार के नए स्थान ढूंढते हैं। वे सीधे तौर पर इस बात पर जोर देने की हिम्मत नहीं करते कि जिन मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया है, उन्हें ही श्रम की नई शाखाओं में स्थितियां मिलती हैं।
तथ्य इस झूठ के खिलाफ बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं। कड़ाई से बोलते हुए वे केवल ये कहते हैं कि श्रमिक वर्ग के अन्य वर्गों के लिए रोजगार के नए साधन ढूंढे जाएंगे, उदाहरण के लिए मजदूरों की युवा पीढ़ी के उस हिस्से के लिए जो उद्योग की उस शाखा में प्रवेश करने वाले थे जिसे अभी अभी समाप्त कर दिया गया था। बेशक यह विकलांग मजदूरों के लिए बहुत बड़ी संतुष्टि है। मैसेस पूंजीपतियों के लिए ताज़ा शोषक रक्त और मांसपेशियों की कोई कमी नहीं होगी, मृतक अपने मृतकों को दफना सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सांत्वना अपने मजदूरों से अधिक स्वयं पूंजीपतियों के आराम के लिए है। यदि मजदूरी करने वाले मजदूरों के पूरे वर्ग को मशीनरी द्वारा नष्ट कर दिया जाता तो ये पूंजी के लिए कितना भयानक होता, जो मजदूरी श्रम के बिना पूंजी नहीं रह जाती। लेकिन अगर हम मान भी लें कि जिन लोगों को मशीनरी ने सीधे तौर पर रोजगार से बाहर कर दिया है, साथ ही वे सभी उभरती पीढ़ी जो उद्योग की एक ही शाखा में रोजगार के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें वास्तव में कुछ नया रोजगार मिलता है, क्या हम ऐसा कर पाएंगे? क्या आपको विश्वास है कि यह नया रोजगार उतना ही उच्च वेतन देगा जितना कि उन्होंने खोया हुआ रोजगार दिया था? यदि ऐसा हुआ तो ये राजनीतिक अर्थव्यवस्था के नियमों के विपरीत होगा। हमने देखा है कि कैसे आधुनिक उद्योग हमेशा सरल और अधिक अधीनस्थ रोजगारों को उच्च और अधिक जटिल रोजगारों से प्रतिस्थापित करने की ओर प्रवृत्त होता है। तो फिर मशीनरी द्वारा उद्योग की एक शाखा से बाहर निकाले गए श्रमिकों के एक समूह को दूसरी शाखा में शरण कैसे मिल सकती है, जब तक कि उन्हें अधिक खराब वेतन न दिया जाए? कानून में एक अपवाद जोड़ा गया है, अर्थात वे श्रमिक जो मशीनरी के निर्माण में ही कार्यरत हैं। जैसे ही उद्योग में मशीनरी की अधिक मांग और अधिक खपत होती है, ऐसा कहा जाता है कि मशीनों की संख्या अनिवार्य रूप से बढ़नी चाहिए। परिणामस्वरूप मशीनों का निर्माण भी, परिणामस्वरूप मशीन निर्माण में श्रमिकों का रोजगार भी, और उद्योग की इस शाखा में कार्यरत श्रमिक कुशल, यहाँ तक कि शिक्षित श्रमिक हैं। वर्ष 1840 के बाद से ये दावा, जो उस तारीख से पहले भी केवल आधा सच था, सच्चाई की सारी झलक खो चुका है, क्योंकि अब विभिन्न प्रकार की मशीनों का उपयोग सूती धागे के निर्माण के समान व्यापक पैमाने पर स्वयं मशीनों के निर्माण में किया जाता है, और मशीन कारखानों में कार्यरत मजदूर अत्यधिक सरल मशीनों के साथ साथ बहुत ही बेवकूफ़ मशीनों की भूमिका निभा सकते हैं। मशीनें, लेकिन जिस आदमी को मशीन ने बर्खास्त कर दिया है, उसकी जगह फैक्ट्री शायद 3 बच्चों और एक महिला को काम पर रख सकती है। और क्या पहले उस आदमी की मजदूरी 3 बच्चों और एक औरत के लिए पर्याप्त नहीं होनी चाहिए? क्या न्यूनतम मजदूरी नस्ल के संरक्षण और प्रसार के लिए पर्याप्त नहीं होनी चाहिए? तो फिर ये प्रिय बुर्जुआ वाक्यांश क्या साबित करते हैं? इससे अधिक कुछ नहीं कि अब एक कामकाजी परिवार की आजीविका प्राप्त करने के लिए पहले की तुलना में 4 गुना अधिक श्रमिकों का जीवन खर्च हो जाता है। संक्षेप में, जितनी अधिक उत्पादक पूंजी बढ़ती है, उतना ही अधिक ये श्रम विभाजन और मशीनरी के अनुप्रयोग का विस्तार करती है। जितना अधिक श्रम का विभाजन और मशीनरी का प्रयोग बढ़ता है, श्रमिकों के बीच प्रतिस्पर्धा उतनी ही अधिक बढ़ती है, उनकी मजदूरी एक साथ उतनी ही कम होती जाती है। इसके अलावा श्रमिक वर्ग की भर्ती भी समाज के उच्च स्तर से की जाती है। छोटे व्यवसायियों और अपनी पूंजी के ब्याज पर जीने वाले लोगों का एक समूह श्रमिक वर्ग की श्रेणी में शामिल हो गया है, और उनके पास श्रमिकों के साथ साथ अपनी बाहें फैलाने के अलावा और कुछ नहीं होगा। इस प्रकार काम की भीख मांगते हुए फैली हुई भुजाओं का जंगल और अधिक घना होता जाता है, जबकि भुजाएं खुद ही पतली होती जाती हैं। ये स्पष्ट है कि छोटा निर्माता उस संघर्ष में टिक नहीं सकता जिसमें सफलता की पहली शर्त पहले से भी बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है। ये स्पष्ट है कि छोटे निर्माता और इस प्रकार सर्वहारा वर्ग के लिए उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि, इन सब के लिए और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। अंत में, उसी हद तक जिस हद तक ऊपर वर्णित आंदोलन द्वारा पूंजीपतियों को उत्पादन के पहले से मौजूद विशाल साधनों का लगातार बढ़ते पैमाने पर दोहन करने के लिए मजबूर किया जाता है, और इस उद्देश्य के लिए ऋण के सभी मुख्य स्रोतों को गति प्रदान की जाती है, उसी उपाय से वे औद्योगिक भूकंपों को बढ़ाते हैं, जिसके बीच वाणिज्यिक दुनिया अपने धन, अपने उत्पादों और यहाँ तक कि उत्पादन की शक्तियों का एक हिस्सा निचली दुनिया के देवताओं को बलिदान करके ही खुद को सुरक्षित रख सकती है। संक्षेप में, संकट बढ़ जाते हैं। वे अधिक बार और अधिक हिंसक हो जाते हैं, यदि किसी अन्य कारण से नहीं, केवल इस कारण से कि जिस मात्रा में उत्पादों का द्रव्यमान बढ़ता है और इसलिए व्यापक बाजारों की आवश्यकता होती है, उसी मात्रा में विश्व बाजार कभी सिकुड़ता है और अधिक तथा कम बाजारों का शोषण किया जाना बाकी है, क्योंकि प्रत्येक पिछले संकट ने दुनिया के वाणिज्य को अब तक अजेय या लेकिन सतही रूप से शोषित बाजार के अधीन कर दिया है। लेकिन पूंजी न केवल श्रम पर निर्भर रहती है। एक स्वामी की तरह जो एक ही समय में प्रतिष्ठित और बर्बर होता है, यह अपने दासों की लाशों, श्रमिकों के पूरे झुंड जो संकटों में नष्ट हो जाते हैं, को अपनी कब्र में घसीटता है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि पूंजी तेजी से बढ़ती है तो श्रमिकों के बीच प्रतिस्पर्धा और भी अधिक तेजी से बढ़ती है, यानी श्रमिक वर्ग के लिए रोजगार और निर्वाह के साधन अनुपात में और भी तेजी से घटते हैं। लेकिन इसके बावजूद पूंजी की तीव्र वृद्धि उजरती श्रम के लिए सबसे अनुकूल स्थिति है।